हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 205 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि आपको ये बताना है कि रूसो के सामान्य इच्छा का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है। बी है किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। सी है उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का हित हो। डी है यह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का समान हित हो। ऐसा रूसो के समान इच्छा का मतलब था। व्याख्या देख लीजिए। सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो, तथा उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का समान हित हो। आगे चलते हैं। 42 नंबर देखिए। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। कौन यह मानता है कि जो राज्य है, स्टेट है, वह व्यक्ति से पूर्व है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है थॉमस एक्विनास, ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि जो राज्य है वे व्यक्ति से पहले है। तो यहाँ पे जो राज्य स्टेट अभी हम बोले थे, तो स्टेट मत लगाइएगा। राज्य का सेंस आप कंट्री से लगा सकते हैं, देश से लगा सकते हैं। दोस्तों, जो राज्य का यहाँ पॉलिटी में राज्य का मतलब आप कंट्री से लगाया करिए। स्टेट से अगर यूपी के जैसे यूपी स्टेट हो गया, एमपी स्टेट, ऐसे मत लगाइए। स्टेट यहाँ राज्य का संबंध आप कंट्री से ले दीजिए, देश से लीजिए, तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देखिए। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व है का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरना उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह दिया गया है, यह अधिकार है राज्य को कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 51 के तहत जो राज्य है, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 51 के तहत। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सर्वसम्मत जैसे सहसम्मानपूर्व संबंधों को बनाए रखने का वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रयास करेगा। ऐसा जो जिक्र किया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। क्वेश्चन है समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जेएस मिल का, ऑप्शन बी है जर्मी वेंथम का, सी है लेनिन का, डी है लॉर्ड एक्टन का।
तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये कथन किसका है, तो लॉर्ड एक्टन महोदय का है। लॉर्ड एक्टन महोदय का कथन है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी है। लॉर्ड एक्टन का क्या मानना है, स्वतंत्रता और समानता क्या है, विरोधी है। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्राकृतिक प्रदत्त है, जबकि स्वतंत्रता प्राकृतिक की देन नहीं है। इनका मानना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक प्रदत्त है, जबकि स्वतंत्रता प्राकृतिक की देन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों। यहाँ पे ये रहना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राकृतिक प्रदत्त है, जबकि समानता प्राकृतिक की देन नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे समानता रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समानता, इसको काट कर समानता कर लीजिएगा, समानता, यहाँ पे समानता हो जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है। निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है, ये बताना है। समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, डी है स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा, समाज का समाजवादी ढांचा। तो निम्नांकित में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है, तो वो ए हो जाएगा। ए उदारवाद का तत्व नहीं है, जबकि उदारवाद में आपका स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की बात कही गई है उदारवाद में। व्याख्या देखिए, समाज का समाजवादी ढांचा उदारवाद का तत्व नहीं है। समाज का समाजवादी ढांचा उदारवाद का तत्व नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि उदारवाद पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है। मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि जो उदारवाद है वह पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं। उदारवाद मुक्त आधार तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें राज्य की दखल अंदाजी तथा नियंत्रण बिल्कुल न हो। उदारवाद है वो पूंजीवाद वर्ग का आर्थिक दर्शन है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है मार्क्सवादियों का कि जो उदारवाद है वो पूंजीवादी जो है पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन है, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है। निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल्य मान्यता नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, बी है राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, सी है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, ऑप्शन डी है राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 46 का दोस्तों, तो 46 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ए आप सही कर लेंगे, 46 का ए सही है। तो एक उदारवाद की मूल्य मान्यता नहीं है, तो वो ये है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ऐसी उदारवाद की मान्यता नहीं है। बाकी की सब उसकी मान्यताओं में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। व्याख्या देखिए, कुछ क्लियर हो जाएगा। उदारवाद सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। इसकी मूल मान्यता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है तथा व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, ऐसा जो है उदारवाद का मानना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु का, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन सी है प्लेटो का, ऑप्शन डी है लास्की का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, लास्की का। लास्की का कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। व्याख्या देखिए दोस्तों,
लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, झूठ है। अगर कोई व्यक्ति भूखे नंगे है तो उसे वोट देने का कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखता है, न ही कोई सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिए उसको कोई मायने रखता है। उसको तो भाई जब भी चाहिए तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से होता है जिसमें वह अपनी आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो, मतलब अपना रोजगार कर सके, कुछ उसको आर्थिक मदद मिल सके, ये उसकी आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगी जो भी है, और जो लाभ हो उसी को प्राप्त हो। आगे है दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैकियावेली, बी है मॉन्टेस्क्यू, सी है सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन डी है वेंथम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में। व्याख्या देख लीजिए। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उसने लिखा है कि प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें व्यवस्थापन संबंधी मतलब व्यवस्था करना, विधायिका जिसको बोलते हैं, शासन संबंधी जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, तथा तीसरी शक्ति के अनुसार वह अपराधियों को दंड देता है मतलब न्यायपालिका। पहले हो गया आपका व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और इसके बाद न्यायपालिका। 3 वर्गों में मॉन्टेस्क्यू ने जो शासन व्यवस्था है उसको उसने बांटा है। व्यवस्थापन तथा शासन संबंधी शक्तियाँ जब किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों में निहित हो जाती है तो स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया है कि कोई भी शक्ति एक व्यक्ति में अगर निहित हो जाएगी तो वो किसी भी समाज के लिए घातक हो सकता है, ऐसा उनका मानना था मॉन्टेस्क्यू का। आगे देखते हैं, आलमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों का वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है। आलमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। संस्थात्मक दबाव समूह, संवैधानिक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का आंसर बी सही हो जाएगा। संवैधानिक दबाव समूह जो है आलमंड और पावेल द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें जो है संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है, बाकी के तीनों सम्मिलित हैं। व्याख्या देखिए, आलमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है, बल्कि संस्थात्मक दबाव समूह, संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह तथा चमत्कारी दबाव समूह होता है। इस वर्ग में ये सभी संगठन सम्मिलित किए जा सकते हैं कि जिनके व्यवहार के विषय में पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है ये बताना है। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी ए हाब्स, सी ए सीले, डी ए लास्की। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। सीले महोदय जो हैं भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है। व्याख्या देखिए, सीले जैसे विचारक भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। समानतः राज्य के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो राज्य के जो मूल चार तत्व है, 4 तत्व हैं, वो कौन कौन है? पहला है सरकार, दूसरा है संप्रभुता, तीसरा है जनसंख्या और चौथा है भूभाग। इन सब में जो है संप्रभुता राज्य का सर्वप्रमुख माना जाता है, सर्वप्रमुख तथ्य माना जाता है। संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। आगे देखिए 51 नंबर।
आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रोथा, बी है मार्क्स, सी है लेनिन, डी है स्टेलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मार्क्स महोदय ने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इनके द्वारा किया गया है। व्याख्या देखिए, मार्क्स ने राज्य के आधार एवं अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मार्क्स ने क्या किया है? राज्य के आधार एवं अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसका आगे चलकर बृहद विश्लेषण ग्रामसी ने किया है। मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत, ठीक है, मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जिसका उल्लेख अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किया है। द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किया है। आगे चलते हैं, ये पुस्तक है, पुस्तक को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत कौन सा है? सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत कौन है कानून का, ये बताना है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है आदेशात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी है समाजशास्त्री सिद्धांत। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, आदेशात्मक सिद्धांत। तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत कौन है? तो आंसर हो जाएगा आदेशात्मक सिद्धांत। व्याख्या देख लीजिए, कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है, जिसके विश्लेषणकर्ता जॉन ऑस्टिन है। तो आदेशात्मक सिद्धांत के विश्लेषणकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है? किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है? ऑप्शन ए है ब्राइस, बी ए सीले, सी ए लिंकन और डी ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। सीले महोदय ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है, ऐसा सीले का मानना है। व्याख्या देख लीजिए, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, यह कथन सीले का है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि डायसी ने क्या कहा है? तो डायसी महोदय ने कहा है कि लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जो डायसी है वो लोकतंत्र में बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, और जो है आपके सीले हैं वो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं ये बहुमत, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, ये आपको याद रखना है। जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशिष्टता मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा रोक कर वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है कितने प्रकार की? ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, बी है 4 प्रकार की, सी है 5 प्रकार की, डी है केवल 1 प्रकार की। तो अहिंसा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। पहला है जागृति अहिंसा, बी है दूसरा है कायरो की अहिंसा, सी है तीसरा है औचित्यपूर्ण की अहिंसा। गांधी की जागृति अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा मानते हैं। इस प्रकार की अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है, जबकि औचित्यपूर्ण अहिंसा आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है, और कायरो की अहिंसा डरपोक एवं कायर व्यक्ति की अहिंसा होती है। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित संसदीय समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, बी है आश्वासन समिति, सी है लोक लेखा समिति, डी है लोक उपक्रम समिति। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
55 का आंसर बी सही हो जाएगा, आश्वासन समिति। आश्वासन समिति जो है वित्त समिति नहीं है, बाकी के सभी क्या है, वित्त समिति है। व्याख्या देख लीजिए, आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं है। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं, जिसमें पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति। आगे चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी है कनाडा से, सी है आयरलैंड से और डी है फ्रांस से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा से। कनाडा से जो है राज्यों के संघ को लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा मौलिक अधिकार। और आयरलैंड से आपका नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है, नीति निदेशक सिद्धांत को लिया गया है, इसको याद रखिएगा। नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है यहीं से, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए इसका। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान के पहले ही अनुच्छेद में भारत को संघ राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना अंबेडकर ने कब की थी ये बताना है। 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 का बी सही हो जाएगा, 1936 में। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। व्याख्या देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता भूमिका निभाने के प्रयास में अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। जिन्ना के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, जो कांग्रेस के विरोध में था। तो जो जिन्ना है, जिन्ना महोदय के साथ अंबेडकर ने मिलकर जो है मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, और ये किस लिए मनाया गया था, तो कांग्रेस के विरोध में मनाया गया था। आगे देखते हैं 58 नंबर, भारत में पंचायती राज्य को किस वर्ष आरंभ किया गया? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था को भारत में कब प्रारंभ किया गया था, सन क्या था? 1957 में, 1959 में, 1952 में, 1951 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 का बी, 58 का बी, ठीक है, 1959 में। व्याख्या देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्राम उद्धार समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया था। तो कब शुभारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, ये बताना है और कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया ऊपर, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का आरंभ किया। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में और तमिलनाडु एवं कर्नाटक में 1962 में, और 1962 में महाराष्ट्र में भी हुआ था, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में लागू हुआ।
अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति की थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है? तो वो तत्व बताना है जो संसदीय प्रणाली में बहुधा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद की सर्वोच्चता। संसदीय जो प्रणाली है उसमें नहीं पाया जाता है बहुधा, वो क्या है? संसद की सर्वोच्चता को नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि संसद नहीं सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है? मतलब संविधान सर्वोच्च है। व्याख्या देखिए, संसद की सर्वोच्चता संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में देखा जा सकता है, परंतु भारत के संविधान में नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, न कि संसद की सर्वोच्चता को। इस तरह उत्तर ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। थोड़ा आवाज़ खराब आ रही होगी क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा डाउन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए।